वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ वॉइस ऑफ मानवता चैनल में खास रूप से जुड़े हुए हैं दिल्ली से रोशनी देवी जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रुसा जो वहाँ पे स्टडी कर रही हैं, वो नर्सिंग का पढ़ाई कर रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जी यूएसए से जुड़े हुए हैं। कृपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे। थैंक यू जी। हमारे साथ आज भी और भी कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। बहरहाल आज का जो हम विषय चुना है हम लोगों ने, वो भारत में वैश्विक महामारी पेंडेमिक में जो कोरोना का जो बीमारी है, वैश्विक महामारी इसको कहते हैं, कोविड-19। और इस कोविड-19 में लॉकडाउन को लेकर भारत के परिवार, चाहे दुनिया का तमाम परिवार, बहुत संजीदा से अपनी जीवन जीने के लिए मजबूर है। और सबसे ज्यादा बुरे हालात भारत में हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को कई कई महीनों तक अपने घरों में रहना पड़ा। लोगों का रोटी रोजगार छिन गया। जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनका भी जीवन का आय का स्रोत बंद हो गया। इस महामारी में भारत के अधिकांश बहुसंख्यक समाज के परिवारों का जीवन बहुत बुरे हाल पे है। हम इसी को लेकर आज चर्चा पर शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी, आप दिल्ली में रहती हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो वहाँ जो दिल्ली जैसे महानगर में लोगों का जो जीवन यापन है, वहाँ का रहन सहन है, और इस महंगाई के कोरोना के काल में वहाँ की स्थिति से आप बहुत नजदीक से अवगत हैं। तो मैं पहले सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा कि इस कोरोना की महामारी और बढ़ती महंगाई को लेकर आप अपने विचार रखें। रोशनी जी, दिल्ली से। जी सर, जब से कोरोना चल रहा है, करीब करीब 2 साल होने को आ गए हैं। 2 साल में मजदूर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मजदूर के पास ना अब उनके परिवार और बच्चे हैं, ना उनके पास खाने के लिए रोटी है, ना उनके पास अब रहने के लिए मकान है, ना उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा है। महंगी जगह पर वो इलाज करा नहीं सकते और सस्ता उनको कुछ मिल नहीं सकता। सिलेंडर है, सबके लिए एक कीमत है, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी। बिजली है, सबके लिए एक रेट है। गरीब को ये कहा जाता है आपको फ्री में दी जाएगी, मगर गलती से इस गर्मी में जो लोग 24 घंटे घर में बैठे हैं बगैर रोजगार के, बिजली में पंखा चलाएंगे ना। इतनी गर्मी चल रही थी दिल्ली में, पंखे की जरूरत भी है, यहाँ पर कूलर की जरूरत भी है, तो पैसा तो है ही नहीं, बंदा खाए या बचाए, के पास कुछ नहीं है। वो तरह तरह करके मरा ही चला जा रहा है बेचारा। रोजगार का तो कोई मतलब ही नहीं है। दिहाड़ी मजदूर मर रहे हैं, दिहाड़ी भी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो काम कहाँ से कराएंगे। मजदूर के पास भी कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि कंपनियां बंद हो गई हैं, तो कहाँ से कमा के खाएंगे। सब कुछ महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है सर। इतनी बुरे हालात दिल्ली के हैं। किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग सड़कों पे तड़प तड़प के मर गए। पूरे परिवार के परिवार खत्म हो गए। मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं जिनके घर में एक ही बच्चा बचा है, कोई भी नहीं है, सब उनको पालने वाला भी नहीं है। जी, बहुत ही आपने मार्मिक शब्दों में दिल्ली जैसे महानगरों की स्थिति को अवगत कराया। हम आपकी इस संवेदना से बहुत मरहूम हैं, क्योंकि हम भी इस कोरोना की महामारी से जूझे हैं, क्योंकि हमें भी अपने परिवार के साथ घरों में कैद रहना पड़ा है। और इंसान के बस आय का जरिया जब बंद हो जाता है और खाने पीने के सामान नहीं मिलते हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनके पास कोई आय का जरिया ना हो और उनके परिवार में सुबह शाम खाने पीने की चीजें ना हो, तो उससे उनका जीवन कैसे बीतता होगा, यह महसूस किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों का जीवन यापन की जिम्मेदारी सरकार की होती है,
क्योंकि ऐसी जब आपदा आते हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो दुनिया भर के उद्योगपति, फ़िल्मी दुनिया के लोग और बड़े-बड़े जो व्यावसायिक लोग हैं, वो सरकार को डोनेट, और उस डोनेशन से ऐसे जो आम आदमी लोग हैं या गरीब-गुरबा लोग हैं, उनको सरकार के द्वारा सहायता पहुँचाई जा सके, ताकि उनके परिवार में कोई ऐसी आफ़त ना आए, कोई भूख से ना मरे। बहरहाल मैं रूप साहब के पास जाना चाहूँगा। रूप साहब, आप उड़ीसा राज्य में रही हैं, अभी भी आप वहाँ के जो ग्रामीण हालात से अवगत हैं। तो इस कोरोना की महामारी को लेकर वहाँ की जो आम ज़िंदगी है वो कैसा बीता? हालाँकि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया से हम लोगों को बहुत इसके हालात के बारे में लोगों को पता है कि लोगों को पैदल चलने के लिए हज़ारों-हज़ारों किलोमीटर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस सरकार की गलत नीति के कारण। तो रूप साहब, हमें ये बताएँ कि जो इस कोरोना काल में वैश्विक महामारी, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है? और इस महँगाई के विषय में आप अपनी विस्तार से जानकारी दें। रूप साहब। देखिए सर, लास्ट ईयर जो हुआ लास्ट ईयर तो आप हम सबने देखा कि किस तरीके का जो है डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से सरकार ने किया, और जो डिजास्टर फंड होता है उसका भी कोई लेखा जोखा दिया नहीं सरकार ने। तो जो भी, जैसे आपने कहा कि डोनेशन किया, बहुत सारे लोगों ने डोनेशन किया, लेकिन वो उन पैसों को उन्होंने रिजर्व रखा है और वो नेक्स्ट खर्च होने वाला है इलेक्शन में, या हो सकता है हुआ भी हो। तो जैसे ऐसे सिचुएशन में, पेंडेमिक में, सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए वो इंडिया में तो लगभग जीरो है। सरकार खुद चाहती है कि लोग भूखे मर जाएं, क्योंकि अब देखिए राशन, जैसे राशन कार्ड की व्यवस्था होती है, तो ऐसे बहुत सारी जगहों के बारे में मुझे पता चला जहां वैक्सीन नहीं लगेगा तो राशन नहीं देंगे कहकर बहुत सारे लोग उसी चक्कर में जो नहीं लेना चाहते थे वैक्सीन। जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि कुछ रूमर्स फैले हुए हैं, तो ठीक है, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है ये उनका निजी मामला है। तो कुछ लोग वैक्सीन लेकर मर गए। तो इस तरह की स्थितियां हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद है उसमें भी सरकार ने इस तरीके की वो, मतलब क्या इसको कह सकते हैं, एक तरीके का मैंडेटरी कर दिया है वैक्सीन को, कि वैक्सीन नहीं लोगे और धीरे धीरे तो अब ये यहाँ पे ये हालात है कि आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, आप फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरीज रोक दी गई थी, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है इस पेंडेमिक का, तो वो मेरे स्टेट में है। ये बैकवर्ड जरूर है, लेकिन यहाँ सीधी सीधी मार है। जैसे मैं यूपी गई थी अभी, तो यूपी में पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, यहाँ पे 110 रुपए तक पहुंच गया है। तो क्योंकि पेट्रोल महंगा है, तो हर चीज, जैसे सब्जी है, डेली की जो खाने की चीजें हैं, तेल है, सब्जी है, दाल है, चावल है, सारी चीजें महंगी हो गई है। और क्योंकि लोगों के पास काम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इफेक्ट दिख रहा है। फैमिलीज में झगड़े हो रहे हैं, कहीं कहीं लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर। जी, बहुत शुक्रिया रूप साहब, आपने इस वस्तु स्थिति से हमें अवगत कराया, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि मैं जिस गांव में, छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में रहता हूं, वहां भी बहुत बुरे हालात हैं लोगों की। जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो ठेला लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, फुटपाथ में अपनी छोटी छोटी दुकान लगा करके अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे लोगों के परिवारों में तो बहुत बुरे हालात हैं। और बिल्कुल सर, जैसे डेली कमा कर डेली खाने, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, उनको एक तो उनके लिए काम नहीं है, और काम नहीं है तो खाएंगे कहाँ से। जी, तो बहरहाल ये ज्वलंत मुद्दों को लेकर वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे आज हम सब जुड़े हुए हैं, और आप सब इस मार्मिक बातों को लेकर अपनी विचार साझा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे इस डिबेट का असर सरकार को, प्रशासन में बैठे लोगों को और देखने सुनने वालों को भी बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। मैं अमेरिका जैसे वैश्विक देश, जो एक विकसित देश कहा जाता है, वहां से जुड़े हुए हैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी। हालांकि कोरोना का जो
बीमारी है वो अमेरिका में भी बहुत प्रभावित किया, अमेरिका जैसे देशों पे। और वहाँ चूंकि एक विकसित देश है और वहाँ के लोगों की जो आय का जरिया है, वहाँ हालांकि वहाँ भी गरीबी है ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं विस्तार से अमेरिका के उस विकसित देश से जुड़े हुए हैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी। अभी कृपाल सिंह जी, आपने उड़ीसा से और दिल्ली से हमारी इन एक तो हमारी बेटी जो उड़ीसा से बोल रही थी उसको आपने सुना, दूसरी हमारी जो दिल्ली से सोशल एक्टिविस्ट है रोज की भी बातों को आपने सुना है। मैं दोनों की इन विचारों को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा और उनके सवाल और जवाब को आप विश्व के परिदृश्य में संदर्भ में अपनी बात रखें। डॉक्टर कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। नमस्ते। वाहिगुरू जी के फतेह जी। जो भी है ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ। देखो रूपशा एंड रोशनी जी, आपका मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। You're welcome. You know, set up मेरे को, I did my MBBS in 1965 from Amritsar. I grew up in a poor family. वहाँ and my mother used to gather wood and make a fire, and then on that my mother will use a hand machine and वो जो कणक है ना, उस गेहूं उसका आटा बनाकर फिर उनको गुन कर फिर रोटी बनाती थी, उस पर साल्ट वगैरह स्प्रिंकल करके चाह से हम खाते थे। That's how I grew up over there initially. And my father used to do what they call in the brokerage business, that the ladies will bring yarn, you know, सूत करके ले आते थे, और मेरे पिताजी और माताजी उस सूत को जो रंग चाहते थे, नीला काला जो भी चाहते थे, उसको करके जलाहों को देते और जलाहें बनाकर कपड़ा लेके आते थे। ब्रोकरेज, this is how they made their living. But holi then they made a kapde di dukaan, and then things one leading to another improved, and they were able to save enough money even they were able to pay from their resources medical college Amritsar पहुंचने का मौका मिला। And then I came to United States, first in England then United States. So मेरे को 3 देशों का तजर्बा है, अपना और इंग्लैंड में और या यूनाइटेड स्टेट्स में। फर्क सबसे बड़ा ये है अमेरिका में रहने का, एक तो अमेरिका में जो सब इंसान बराबर हैं, इंडिया में बराबरता का नोशन नहीं है। यू नो, ऊंच नीम का बड़ा है कि ये ब्राह्मण है, ये फलाने हैं, और वो उनके अलग अलग जिम्मेवारियां, पर वहां ये बात नहीं है। दूसरा इलाका जो है अमेरिका का 3 गुना ज्यादा है इंडिया से। पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स की 3 टाइम्स कम है इंडिया से। सो लोग बहुत फैलर के रहने ने, यू नो, दे स्प्रेड फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट द बिग सिटीज। तो दूर दूर रहन करके उन्हां दे विच जिहड़ी बीमारी है ਇਹ ਘੱਟ फैलदी है। फैलदी जरूर है पर घट फैलदी है। इंडिया दे विच पॉपुलेशन इज डेंस, नेड़े तेड़े रहन दे एक दूजे दे, वो दूजे तो जिहड़ी इन्फेक्शियस डिजीज जिहड़ी छेती एक दूजे नूं कैच कर जांदी है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, अभी आ रही है सर। अब देखो, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ सर आ रही है। अच्छा सॉरी। सो की होया कि भाई ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, if you want to continue your job you have to be vaccinated, we'll give you $100 just to get the vaccination, ताकि लोग कोऑपरेट ਕਰਨ। बट मोस्ट ऑफ ऑल इथे जो है ना, it is a system of volunteerism। लोग ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, लोग एक दूजे ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, it's not with the central government, it's power with the people। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਚਰਚਸ ਨੇ,
ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥਰੂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਐਗਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂ نو ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਹੀ ਵਿਲ ਡੂ ਹੈ 2 ਡੱਬੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਥ ਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ 4 ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਦੈਟ ਲਾਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਰੇशन ਦਾ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे साथ मेघरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेघरा साहब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। तो मैं साहब नहीं हूँ, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, तो साहब ना बोले तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे यहाँ पर जो जिस कंट्री में बैठे हैं हम, अगर यहाँ पर कोई महंगाई हो जाती है ना बाई चांस, जैसे मतलब दूसरे के दुकान पर कोई रेट, मतलब तीसरे को दूसरे को ज्यादा रेट लगे ना, तो यहाँ पर तुरंत जो है ना इनको फोन कर देते हैं। जो आगे मेन जो यहाँ का जो सिस्टम है, वो आकर कोई स्टोर बंद कर देते हैं, मतलब 1 रुपया अगर महंगे में लगे रहे, तो ऐसे सिस्टम है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ वो कमीशन नहीं लेता किसी की, जहाँ पर तुम सामान बेच रहे हैं वहां पर तुम कमीशन दो उसमें निकाल करके। वहां तो मतलब मैं इंडिया से ही हूँ, मैं ऐसी बात हूँ नहीं, मुझे जानकारी है वहां पर कि जो लोग बैठे हैं, ये नेता करप्ट लोग बैठे हैं, इनका लालच इतना बढ़ा हुआ है कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि सैस खटे लख कूट तावे तिरुपति नावे माया पाछे पावे। तिरुपति के अंदर 1% भी नहीं है, वो अंदर इतने लालची कुत्ते बने बैठे हैं जो मतलब दूसरों को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये जब तक ऐसा सिस्टम रहेगा, करप्ट सिस्टम रहेगा, भ्रष्टाचार का सिस्टम रहेगा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके जो निपटाएंगे हम आने वाले वक्त में, भोजन को कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर जो मतलब ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि जो बात को इन कंट्री को डॉलर के बराबर डॉलर कर देंगे, वहां पर 1 रुपया के बराबर। तो ऐसा सिस्टम करेंगे। ये जो महंगाई है ना, ये सिर्फ नेताओं की वजह से हो रहा। ये करप्ट, हर एक सिस्टम में करप्ट लोग बैठे हैं, तो ये करप्शन इतना बढ़ चुका है कि वो करोड़ों रुपए लेकर भी ऐसे बैठे हुए भिखारी के मतलब जो चोर दूसरों को लूटने बैठे ठग बैठे हैं, ऐसे मतलब अंदर कितने करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, फिर भी भिखारी की तरह बैठे होंगे, जो मतलब किसको ठगना है, नया मुर्गा किसको फराना है, ऐसे बैठे हैं। तो ऐसे देश में, ऐसे हालात में फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा फिर? तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, सच्चाई ईमानदार को खिलाना पड़ेगा, तो ये महंगाई इस तरह खत्म होगी। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया मेघरा साहब। आपने जो भारत के अंदर में जो राजनीतिक जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उसको लेकर आपने क्वेश्चन किया है। ये सच है कि भारत के अंदर में कालाबाजारी है, भ्रष्टाचार है, और जो सरकार की नीति और नीयत है ये साफ नहीं है। जिस ढंग से कृपाल सिंह जी ने कहा कि विदेशों में पारदर्शिता है और भेदभाव नहीं है, सबको बराबर की जिम्मेदारी की नजरों से देखा जाता है। लेकिन भारत आज भी स्वतंत्र हो गया है, मौलिक अधिकार बन चुके हैं, संविधान ने हमें हक अधिकार दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इन राजनीतिक नेताओं की जो
गलत नीतियों के कारण आम जनता को भोगना पड़ता है, उनको ये ऐसी स्थितियों से जूझना पड़ता है। मैं इस संदर्भ में रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा कि रोशनी जी दिल्ली में रहती हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सरकार की नीति नियत को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे। जिस ढंग से पिछली सरकार में महंगाई को लेकर, वर्तमान सरकार हाय तौबा मचाई, गैस को लेकर सड़कों पे उतरे, महंगाई को लेकर सड़कों पे उतरे और उन्होंने अच्छे दिन इस भारत के लोगों के लिए लाने का संकल्प लिया। लेकिन इस सरकार की जो अच्छे दिन कहने की नीति नियत है, उसको लेकर मैं रोशनी जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने आम लोगों के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए, देश की जनता लाभ के लिए कितने अच्छे दिन ला दिए हैं, इस पर विस्तार से बताएं। धन्यवाद सर। अच्छे दिन इतनी अच्छी तरह से आए हैं कि लोग अच्छा खाना खाना ही भूल गए। लोग घर में लड़ते हैं आपस में, पति पत्नी बच्चे आपस में लड़के समय गुजारते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं। जो भी बाहर लोगों से हमें सहायता मिली उससे ये लोग अपना पेट भर रहे हैं, अपना ऐश कर रहे हैं। किस गरीब को इन्होंने उठा के ये दिखा दिया कि ये तुम्हें पैसा मिला है, अपने बच्चों की दवा दारू कराइए, क्योंकि कोई भी मरीज इस टाइम हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने नहीं जा सकता। कोरोना है ये कहकर और सब बीमारियों को मट्टी के नीचे दबा रखा है। किसी चीज का इलाज नहीं हो रहा। वैक्सीन 1100 रुपए कम से कम लग रही, 1100 रुपए की सर। और जिनको ऑफिस जाना है उनको वैक्सीन लगानी जरूरी है, नहीं तो उनकी, सही कहा था उस लड़की ने बेचारी ने, कि उसकी एक दिन की सैलरी काट ली जाएगी। और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अगर वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो उनका रोजगार खत्म है। वैक्सीन लगाइए और काम पर आइए। इतना बुरा हाल है सर दिल्ली में, ना खाने को है, ना नहाने को है, ना पीने को पानी है। मोदी सरकार के अच्छे दिन इतने अच्छे आए कि शायद जो आगे जनरेशन है अगर वो जिंदा रहेगी तो वो अपने बच्चों को, कभी गलती से अगर हो गए उनके बच्चे, वैसे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये बच्चे आगे जाके रह पाएंगे। अगर वो रहेंगे तो यही कहेंगे कि कभी भी कोई सरकार आए मगर अच्छे दिन वाली सरकार कभी ना आए। जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने बहुत ही अच्छे से इस बात को लेकर अपनी प्रकाश डाला है, रोशनी डाला है। मैं रुपसा के पास फिर से लौटना चाहूंगा। रुपसा जी, आप हमारी आवाज जा रही है आप तक? जी सर, आ रही है, बोलिए। जैसा कि अभी मेघराज जी ने और रोशनी जी ने इस कोरोना की महामारी को लेकर जो विस्तार से जानकारी दी, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी महानगर है जहाँ पे दुनिया के विभिन्न राज्यों के लोग वहाँ पे जाते हैं और अपने जीवन यापन को लेकर भी लोग जाते हैं दिल्ली के उस महानगर में। और अधिकांश लोग वहाँ पे सड़कों के किनारे ठेला, खोमचा या सब्जी भाजी लगाकर अपनी जिंदगी, दिहाड़ी की जिंदगी जीने के लिए या मजदूरी करने के लिए वहाँ लाखों की संख्या में दिल्ली में रहते हैं। वहाँ के हालात के बारे में रोशनी जी ने प्रकाश डाला है। बहरहाल हम भारत में बहुसंख्यक समाज के लोगों की बात करें तो जो रोज कमाने खाने वाले लोगों की जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो करोड़ों में है। और एक तरफ अमीरी है तो एक तरफ गरीबी है, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं तो एक तरफ अभाव की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का जीवन नर के रूप में, नर की जीवन जीने को मजबूर है। तो हम आपके पास इस सवाल को लेकर और वर्तमान परिस्थिति को लेकर, जो इंसान जीवन जी रहा है, जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है और इस पर विस्तार से बातें भी आ रही है, तो उड़ीसा राज्य का जो आम आदमी का जीवन है वो किस हालात में है और कैसे वहाँ अपने जीवन को वो निभा रहे हैं, इस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालें ग्रुप साहब। जैसे मैंने आपको बताया सर, उड़ीसा एक बैकवर्ड स्टेट है। हालांकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भरपूर हैं, पर यहाँ के जो आदिवासी हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती ही नहीं है कि लोगों में अवेयरनेस आए।
जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को नए नए स्कीम्स निकालने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, तो सरकार की ऐसी कोई मंशा दिख ही नहीं रही है जो पिछली सरकारें नहीं है, वो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे जिसकी हो। तो ये कुछ टाइम तक तो काम करते हैं, थोड़ा बहुत लुभावने वायदे मतलब करते हैं लोगों से, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं और उनके लिए जो बाबा साहब ने इतना बड़ा इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दिया, लेकिन बाबा साहब ने ये एक चीज कही थी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे किसी भी देश का कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही बदमाश हो तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा होना या बुरा होना उससे कोई मतलब नहीं। और आज इंडिया की जो स्थिति है, जैसे आरएसएस का जो पहला मुखिया था, उसका नाम समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा, समथिंग कुछ हेडगेवार था उनका नाम, तो उन्होंने कहा था कि ये जो बहुजन समाज है इसको जिंदा रहना ही डेवलपमेंट, इनके दिमाग में एक माइंडसेट सेटअप करो कि जिंदा रहना ही इनको डेवलपमेंट लगे। तो आज सरकार उसी पॉलिसी पे काम कर रही है। लोग सिर्फ हैंड टू माउथ तक के ही सोचे, यही सरकार की नीतियां हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक के डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, सरकार के पास भरपूर पैसा है, पर वो लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्चा नहीं करना चाहती है। आज जो है जॉब्स में रिक्रूटमेंट नहीं है। सरकार जानबूझ करके जितनी भी कंपनीज हैं, जो पीएसयूज हैं, उनको धीरे धीरे जो है उनके शेयर्स के इन्वेस्टमेंट कर करके उन सारी कंपनीज को बर्बाद कर चुकी है। आपने देखा होगा बीएसएनएल इसी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, एयर इंडिया खत्म है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पेंडेमिक है, इसको इंडिया में अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह, जैसे मोदी जी ने कहा था कि आपदा में हमें जो है अवसर का निर्माण करना चाहिए, तो वो इसको अवसर की तरह देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां पे इक्वलिटी है अमेरिका में, तो वहां पे इक्वलिटी होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां के लोग अवेयर है। वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उनके लिए कुछ राइट्स है तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी, तो वो सिर्फ जो है राइट्स को एंजॉय नहीं करते, तो ड्यूटीज भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि आधे लोगों को तो फंडामेंटल राइट नाम की चीज होती क्या है इसकी समझ नहीं है। जब फंडामेंटल राइट्स ही नहीं समझ में आते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से समझ में आएंगी, और फंडामेंटल ड्यूटीज ही नहीं समझ में आएंगी तो वो सरकार की नीति और इलेक्शन इन सब चीजों से अभी बहुत दूर है। क्योंकि अगर आप किसी सरकार को चुन रहे हैं तो क्यों चुनेंगे, उसकी नीतियों पे, उसका जो मैनिफेस्टो होगा उसी को देखकर चुनेंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों को सरकार के मैनिफेस्टो से कोई लेन देन नहीं है। कोई आकर एक सिंगल पर्सन, वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई हो, बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो तो उस समाज के ऊपर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। लेकिन आज क्या है, आज क्या हालात हैं, हजारों लाखों वकील हैं, हजारों लाखों डॉक्टर्स हैं, फिर भी आज समाज का सत्यानाश हो रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है सर। अगर हम इन सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लोगों में सोशल अवेयरनेस का होना, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम इन सब प्रॉब्लम के साथ कोप नहीं कर पाएंगे फिर। जी, मैं डॉक्टर साहब के पास फिर से जो लौटना चाहूंगा। डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताएं सर। आप अपनी आवाज को म्यूट करें सर, अपनी आवाज को म्यूट करें सर। रोशनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दिल्ली से बड़े नगर में रह रहे हैं, वहां कोई वॉलंटियर ग्रुप नहीं है? बजाय गवर्नमेंट से मदद मांगने के, जो वॉलंटियर ग्रुप है वो राम मिल के एक दूसरे की मदद करें। जी सर, हमारे बच्चों ने सर ये फेसबुक पे डाला था कि जो कोरोना की दवाई नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, कृपया वो यहाँ पर फंड दें। मगर एक बंदे ने एक लाइन लिखकर बोल दिया कि
कि ये बहुत सारी वो लोग कर रहे हैं और सब अपने पेट भर रहे हैं, किसी ने एक चवन्नी नहीं दी मदद के नाम पर। ये बच्चे मेरे कर चुके हैं मेरे साथ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम लोगों की मदद करें, लोगों को खाना पहुंचाएं, दवाइयां दें, उनकी जाके मदद करें। मगर सर ये लोग ना सिर्फ दिखावा करते हैं, करते किसी का कुछ नहीं। गुरुद्वारे से बहुत सारी मदद मिली, दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे से, रकाबगंज गुरुद्वारे से बहुत अच्छी मदद मिली, लोगों को ऑक्सीजन मिला, लोगों को खाना मिला, उन्होंने बहुत अच्छा किया पब्लिक के लिए। बाकी किसी राजनेता ने ऐसा कुछ नहीं किया, एक अभिनेता ने किया, सोनू सूद ने लोगों के लिए। बाकी जितने हमारे नेता उन्होंने तो अपना ही पेट भरा है। पर मेरा सवाल ये है रोशनी जी आपको कि वो अच्छा गुरुद्वारे ने तो मदद की, वो जो आप लोग थे जिन्होंने वो मदद को स्वीकार किया, उन्होंने क्या किया कहा इस काम के लिए कि वो गुरुद्वारा और काम ऐसा बढ़ा सके? उसकी मदद करते हैं, वो सर्विस करते हैं वहां आकर? सर अभी तो वो बेचारे संभल ही नहीं पाए हैं, जिनकी मदद की है बीमार लोग थे वो। जैसे जैसे वो अपने पैरों पे खड़े होते जाएंगे गुरुद्वारे के लिए भी करेंगे। हमारे भी कुछ साथी हैं नहीं जो गुरुद्वारे नहीं, मेरा मतलब, हाँ जी, मेरा सवाल ये है गुरुद्वारे के लिए नहीं, जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ना, जो फर्ज करो मैं आपकी मदद करता हूँ किसी चीज की, फिर आप किसी और की मदद करें, और कोई दूसरा किसी और की मदद करें, ऐसे जो हम सब रल मिल के एक दूसरे से भलाई कर सकते हैं। पर ये हम सिर्फ मदद ले ही जाएं पर दूसरे की मदद ना करें तो फिर ये अच्छा काम है, बढ़ नहीं सकेगा। तो सर ये तो हुआ है, मेरी बात सुनिए, मैं सबके सामने ये बोलना चाहती हूँ, लोगों को जो खाना बांटा गया शुरू में कोरोना में, वो इतना गंदा दिया गया खाने के नाम पर कि व्यक्ति खा नहीं सकता था। जो गरीब भूखे थे ना, उसको वो भी नहीं खा सकते थे, इस तरह का खाना दिया गया था। तो बताइए उस मदद को कोई मदद कहता है? मैं तो उस मदद को मदद नहीं कहती। ओ किसने खाना दिया? वो किसने? ये हमारी सरकार का ही था, सरकारों की तरफ से ही खाना था। नहीं, मैं वॉलंटियर्स की बात कर रहा हूँ। जो ना सरकार तो जो है, सरकार तो आपकी भाई नहीं है, वो तो आपकी दुश्मन है। सरकार ने कुछ नहीं करना आपका, जो भी सरकार से मांगोगे उसने तो उसमें मिलावट करके आपका नुकसान ही करना है। ये लोड है तो हम आप मिलके करें। सरकार ने लोगों की मदद करनी ही नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है बहुत आबादी हो गई है, जितने मारे जा सकते हैं गरीबों को मार दो, क्योंकि गरीबों के पास तो कुछ खाने को है, ना पहनने को है, ना कमाने को है, तो इनको ही मारो। सरकार पर तो आप आस रखें ही ना जो सरकार तो इतना हमारा जो हिंदुस्तान है ना सर, सब नीचे तबके का है, सिर्फ नेताओं को छोड़ के। किसी के पास इतना पैसा नहीं है मजदूरी करने के बाद कि वो लोगों की हर कोई मदद करता रहे। मेरे जैसा सोशल वर्कर है, मैं जाती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ लोगों के साथ में, मगर उतनी मदद मैं भी नहीं कर सकती कि मैं भर के मतलब लोगों की मदद कर पाऊं, जो है एक लिमिट में ही कर सकती हूँ। वो तो आपकी बात ठीक है। मेरा कहने का भाव ये है कि भाई जो भी थोड़ी बहुत ही मदद हम एक दूसरे की करेंगे रल मिलकर, वो बेटर है। ये हम सरकार पर आस रखेंगे, वो तो डिफीटेस्ट एटीट्यूड हो जाएगा, वो उसके कोई फायदा नहीं होगा उसका। ये अमेरिका में तरक्की करने का जो कारण है, वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये फर्ज करो कि फार्मर है, वो बीमार हो जाता है, और जो साथ के फार्मर है उसके खेत की मदद करते हैं, उसके परिवार की मदद करते हैं। ऐसे यहाँ काम चलते हैं वॉलंटियर। सानू भी बुला लो, मैं भी उत्थे आके रहूं। मैं डॉक्टर साहब से यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी। ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सर, ये बहुत अच्छी बात है। ये ब्रदरहुड की बात जो कह रहे हैं, ये इंडिया में भी है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे कास्टिज्म को इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि अगला इंसान दूसरे की मदद करने से पहले ये सोचता है कि अगला बंदा किस जात का है, कहीं मैं उसके घर जाऊंगा तो मेरा धर्म तो नहीं भ्रष्ट हो जाएगा, तो कैसे मदद करें। यहाँ पे जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो उसको क्या कह सकते हैं आप, जो एक दूसरे में भेदभाव करना जो ब्राह्मणों ने यहाँ पे सिखाया है लोगों को,
जैसे वो तुमसे छोटा है, वो तुमसे छोटा है, तुम इससे बड़े हो, तो जो बड़ा इंसान है वो क्यों चाहेगा वो दूसरे के साथ मिलना जुलना? तो भाईचारा आएगा ही कहाँ से सर? भाईचारा आएगा तो कोई किसी की मदद करेगा, भले एक रोटी हो, एक रोटी। सो रूपशा जी, जो हमें जरूरत है सो भाईचारा डेवलप करने की जरूरत है। थोड़ा बहुता करते, ये जो ब्राह्मण है ना उनको आप बाईपास करें, उनको बाइकआउट करें और अपना आप संभालें। ब्राह्मण की क्या लोड़ है? हर जगह में ब्राह्मण क्यों हम चाहिए? जहाँ ग्रंथी चाहिए, जहाँ हमें पैस्टर चाहिए, जहाँ उसका क्या रोल है? वो तो अपने पेट भरने के लिए सब कार्य कर रहे हैं, बधा करके उसके चार्जेस कर रहे हैं कि ये पत्री बनाओ, वो ये ब्राह्मण के पास इतनी शक्ति हो तो उनका परिवार क्यों ना तरक्की करे? उनके घर मौत क्यों होती है? वो चाह क्यों नहीं सकते? वो हमें अपा दस रहे हैं, वो अपने अपा क्यों नहीं कर सकते? सो हमें भी जो है वाहिगुरु ने सानू, परमात्मा ने जो सानू लियाकत दी है, दिमाग दिता है, उन्होंने वरतन की लोड़ है। वो गवर्नमेंट नहीं वरतन देगी, तुहानू ब्राह्मण नहीं वरतन देंगे, वो तुम आप वरतने पैने। एक दूसरे की जागृति आप पैदा करनी पड़ेगी। हाँ जी, यही सर मैं जो कह रही थी इसी के ऊपर कह रही थी कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों से छिपा कर रखा है, क्योंकि सारा जो सार है, लोगों की भलाई का जो सार है, जिससे लोगों का वेलफेयर हो सकता है इंडिया में, तो जैसे आपने कहा कि सरकार से हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, सही बात है। सरकार से हम क्यों उम्मीद लगाएं? तो हमें अपना एक खुद का सिस्टम डेवलप करना होगा, क्योंकि आज टैक्सेस इतना ज्यादा हमारे लोगों पे है। टैक्स तो हम सरकार को दे रहे हैं, लेकिन हमें उसका इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमें अपना सारा सिस्टम जो है पैरेलली खड़ा करना पड़ेगा, तब हम सरकार का बाइकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज सरकार का बाइकआउट, तो वो पैरेलल सिस्टम जो खड़ा करना है उसके लिए पहले हमें शुरुआत करनी होगी। मेरा यही कहना है, आज जो सिचुएशन में लोग हैं, तो कहीं ना कहीं 50% लोग खुद अपनी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं। जी, मैं इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन यहाँ पे जनता सर्वोपरि ना होकर के सरकार सर्वोपरि हो चुकी है। सर्वोपरि है, क्योंकि सर यहाँ पे एक चीज है। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में, जी सर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जनता, अगर जिस ढंग से अमेरिका में, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां पे एक काले आदमी को एक पुलिस वाले ने गला दबा के उसको मार दिया, लेकिन वहां के काले लोगों ने अमेरिका में सड़कों पे उतर कर उसका इतना विरोध किया कि वहां के जो राष्ट्रपति है उसको बंकर में छुपना पड़ गया था। उसको सिर्फ काले लोगों ने नहीं सर, गोरे लोगों ने भी उनका साथ दिया था। बहुत सारे लोग, करीब 7 डिस्ट्रिक्ट से लोग थे। इससे भारत के जो आम जनता को ये सबक मिलता है कि वहां की जो जनता कितनी जागरूक है, कितना संजीदा है। अगर भारत की जो जनता है, जो जिसने वोट देकर इनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मिनिस्टर, सांसद जो बनाए हैं, इनको जनता अगर सबक सिखाना चाहती तो ये जो मनमानी जो चला रहे हैं देश के अंदर में, उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। मैं इस संदर्भ में रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी, कि जो सरकार में, जो लोकतंत्र में, जो भारतीय संविधान में जनता को अधिकार मिला हुआ है, तो क्या जनता के ऊपर में कोई ऐसी नीति और नियत थोपने के लिए है, या जो संविधान में मिले हुए सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो बैठे हुए हैं जनता के हित के लिए, उनको क्या करना चाहिए? सर, आप ये भी देख रहे हैं 1.5 साल से किसान रोड पर पड़ा है, जो हमारे लिए और इन सभी ऊपर बैठे नेताओं के लिए रोजी रोटी कमा के देता है। सारे सुख इन किसानों से मिलते हैं। क्या इन नेताओं ने या हमारे प्रधानमंत्री ने इनकी कोई सुनवाई कर ली? कितने लोग वहीं बॉर्डर पर जो बैठे हैं हमारे किसान, वहीं मर गए, मगर ये सोच के बैठे थे कि किसान तो कमजोर है, अनपढ़ है बेचारा, ये तो ऐसे रो पीट के चला जाएगा,
मगर इनके दिमाग में ये नहीं थी कि किसान रात भर सर्दी में अपने खेत में खड़ा होके पानी देता है, ना उसको सांप का डर लगता है, ना उसको ठंड का डर लगता है। क्या इन्होंने उसकी बात मान ली? ये इतनी निकम्मी सरकार है, इसको सरकार को होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने हर तबके को मिटा के फेंक दिया है। ये किसी जीने नहीं देना चाहते, सिर्फ वादियों को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं और बाकी सबको ये मिटा देना चाहते हैं। तो इसीलिए रोशनी जी, हमें जरूरत है कि हम ग्रास रूट से काम करें, कि अपना भाईचारा जो है ना, वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट जो है लोकली पैदा करें, बजाय गवर्नमेंट के हाथ आड़े आगे कि हमारे को ये करो, हमारे ये दो। तो ये लोगों की, हमारे जैसे लोगों की अकेले में तो ये चलने ही नहीं देते हैं। मैं एक एनजीओ से भी, अभी नई एनजीओ है उससे जुड़ी हूँ, एस्को एनजीओ से, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ। क्या हम आज धरना प्रदर्शन करने जाएं तो आप देखेंगे कि ये लोग हमारे ऊपर डंडे बरसाएंगे, हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, क्योंकि हर आदमी परेशान है। अब जंगल तो है नहीं कि लकड़ी चुन के लाएंगे, चूल्हा जला लेंगे, लोगों को सिलेंडर लेना पड़ेगा। अब वो सिलेंडर कहाँ से लेंगे लोग? 850 को पार कर गया है सिलेंडर। कोई चूल्हे नहीं है शहरों में कि धुआं धड़ाका करेंगे, धुएं पे भी पाबंदी है, कागज क्यों जला दिया? तो गरीब तो वैसे ही मरा जा रहा है। सर कौन सुन रहा है? ऐसी सरकार को चुन के हम लोग लाए हैं जिसने हमारे देश को बर्बाद तो किया ही है, नाम हर देश में हमारे देश का नाम बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है। जी, बहरहाल मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जो भारत का जो देश है, जो भारत की सरकार है, उसमें जो उसकी जो नीति है, उसकी जो योजनाएं हैं, वो हर जगह विफल हुई है। और जो अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी जो भारत की गरिमा है, भारत की जो साख है, वो लगातार गिर रही है। क्योंकि एक तरफ बड़े बड़े जो लोग हैं वो भारत में कालाबाजारी करके विदेशों में भाग जा रहे हैं, यहाँ का पैसा लेके भाग जा रहे हैं, बैंक को डिफॉल्टर करके भाग जा रहे हैं, और उनके ऊपर में कोई लगाम नहीं है, सरकार के ऊपर में कोई, उनके ऊपर में कानून का कोई बंदिश नहीं है। बंदिश है भी तो उनके ऊपर में कोई ऐसा कानून कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। एक तरफ जनता पीस रही है, तो जो भारत के जो लोग हैं, जिनको जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी आबादी करोड़ों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गुलामी की जिंदगी जीने को मजदूर है, मजदूर वर्ग कभी भी शासन प्रशासन से लड़ नहीं सकता। इस संदर्भ में हमारे देश की जनता को क्या कुछ करना चाहिए, कैसे उनको इकट्ठे खड़े होना चाहिए? मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी पास जानना चाहूँगा। देखो जी, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन अगेन। अमेरिका दी एग्जांपल, इवन यूरोप दी एग्जांपल देनी है ते इट ऑल बिगिंस फ्रॉम लोकल। हर एक चीज जिहड़ी है इत्थे लोकल लेवल ते शुरू होंदी है। गवर्नमेंट ते लोग दे डिपेंड वेरी लिटल। गवर्नमेंट डिपेंड करदी है लोकां दे ते लोग डिपेंड नहीं करदे गवर्नमेंट ते। ते ये जिहड़ी सूझबूझ है इहदे सर आवाज कैसे आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा जी, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਪਰਦੇਸ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 1-1 ਤੋਂ 11 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਰਿਚ, ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੀ 19 ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ 4 ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। सर कोई हर विजन है जी, मैं मिसाल दे रहा जी। आवाज आ रही है? आवाज ठीक कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही? रोशनी जी आवाज आ रही है, मेघराज जी की, कृपाल सिंह जी की आवाज आ रही है। वॉइस कट रही है सर।
वो उधर हो सकता है मैडम, आपके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी अच्छा। आवाज ठीक है जी। अच्छा, ते सो ਜਦੋਂ फर्ज मेरी करो आवाज ठीक है डॉक्टर साहब, आप बात रखें। अच्छा, सो जो फर्ज करो रात ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੇ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਡੂ ਫॉर देम। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਲੱਸੀ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੱਸੀ ਬਜਾਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਅਗੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। दैट्स माय आउटलुक। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से। आज के हम इस महत्वपूर्ण डिबेट को लेकर हम अंतिम समय की ओर जा रहे हैं, तो मैं लास्ट में कमेंट लेना चाहूंगा और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त भी करेंगे, क्योंकि भारत में जो कोरोना को लेकर विगत 2 सालों से जो लोगों की जिंदगी है वो बहुत ही खराब हालत में है। लोगों का जो आय का जरिया है वो खराब है। इस पर हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण चर्चा की, जिसमें भाग लेकर सोशल एक्टिविस्ट रोशनी जी ने प्रकाश डाला, उड़ीसा से हमारी बिटिया रूपसा जी ने डाला और अमेरिका से डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने हमें साझा की अपने विचारों से। मैं लास्ट कमेंट के रूप में रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा कि भारत की जो जनता है, आम जनता है, वो हमारे चैनल के माध्यम से देख सुन रहे हैं, तो उन्हें एक प्रकार से एक आदत सी हो गई है कि स्वयं अपनी जिंदगी कैसे भी करके जियो और इस सरकार के ऊपर में हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जो जनता है वो हर परिस्थितियों पे जीने का एक आदत सी बन गई है और जीने की कला भी सीख गई है। तो बहरहाल कृपाल सिंह जी ने कहा कि भाई आम जनता है, जो भारत के बहुसंख्यक लोग हैं, वो अपने आप में एकता स्थापित करें, अपने आप में एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करें। इस विचार को लेकर के आपके पास क्या विचार है, हमारे देखने सुनने वालों को संक्षिप्त में 1 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें। और हम आज इस कार्यक्रम के सारांश को लेकर अंतिम की ओर जा रहे हैं। जी रोशनी जी, लास्ट कमेंट। रोशनी जी आवाज आ रही है? सर अब तो आ रही है, बीच बीच में नहीं आ रही थी। क्या बोल रहे थे आप? किसके क्या पूछा है आपने सर? मैं ये कह रहा हूं कि जो भारत की जो जनता है, इस कोरोना की महामारी पर बढ़ती महंगाई को लेकर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है, लेकिन भारत की जो जनता विभिन्न परिस्थितियों में जीने को एक आदत बन गई है, क्योंकि कैसे भी करके सरकार से या किसी से कोई उम्मीद का भरोसा तो है नहीं, लेकिन इस जीने की आदत में जो कृपाल सिंह जी ने कहा कि लोगों को अपने आप को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और आगे बढ़ने की जरूरत है, इस पर आपका क्या कहना है? सर मेरे कहने ये है कि लोग आगे तो बढ़ेंगे, मगर ये लोग बढ़ने देंगे क्या? ये लोग मैंने खुद एक अभी नया किस्सा है, एक संगठन में जो मैं काम कर रही हूँ उसी से जूझ रही हूँ, क्योंकि हमारे इस नगर में पानी नहीं है और पानी को आए हुए कम से कम 1.5 महीना हो गया। पानी के लिए लोग रोज कम से कम 5 बोतलें खरीदते हैं, जो एक बोतल 10 रुपए की आती है, बिसलरी जो रस्सी होती है 20 लीटर की,
उसको खरीदते हैं। बताइए गरीब आदमी कितने दिन तक खरीद पाएगा? ये लोग चलने देंगे? क्योंकि आदमी को ये इस हालत में कर देना चाहते हैं कि या तो आदमी इनके पैरों के तले रगड़ा जाए या भूखा मर जाए, क्योंकि ये हम जैसे लोगों को, हमारी कास्ट जैसे लोगों को तो ये आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम भी आगे बढ़ना जानते हैं, मगर ये करते क्या है, हमारे पीछे 10 लोग लगा के हमें उस कंडीशन में पहुंचा देते हैं कि हम आवाज ना उठा पाए। जी जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट के रूप में रोशनी जी की बातें आ गई है। मैं रूपसा जी के पास जाना चाहूंगा। रूपसा जी, जैसा कि बातें छन के आई है कि भारत की जो जनता है उसको गुलाम बनाने की सरकार की योजनाएं और नीतियां चल रही है, इस पर हमें कैसे क्या कुछ करना चाहिए? लास्ट कमेंट रूपसा जी। सर, मैं डॉक्टर साहब से एकदम अग्री करूंगी। जैसे उन्होंने कहा, उनका जो आउटलुक है एकदम सही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सरकार की जो, वो कहते हैं ना, सबकी एक दुखती रग होती है, तो सरकार की जो दुखती रग है उसका पता करना चाहिए। हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी यही होता है कि बीमारी का कारण पता करते हैं और कारण का इलाज करें तो सब कुछ बीमारी ठीक हो जाती है। तो इंडिया में ये जो बीमारी है, तो हमें उस बीमारी के जड़ तक जाना होगा और जड़ पे प्रहार करना होगा। तो अगर जड़ पे प्रहार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इन सब चीजों को जो है टाला जा सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया रूपसा जी, आपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा की और बहुत ही सटीक जवाब आपने दिया है। मैं लास्ट कमेंट डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह जी, अभी आपने दोनों की बातों सुनी है, लास्ट कमेंट अपनी दे। मेरी तो यही बेनती है आपको, पहले तो आपके ख्यालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबकी आपको अपनी समस्या है, आपको अपने इलाके की समस्या है, पर जिस तरह भी होवे अखीर ते नतीजा यही निकलना, कि तुहानू अपने पैरों ते आप खड़े होना पैना, किसी होर ने नहीं करना। जो मर्जी लोग तुहानू विश्वास दे जान, जो मर्जी तुहानू कही जान के असी आ कर देंगे, असी वो कर देंगे, अखीर ते तुहानू अपने पैरों ते आप खड़े होना पैना। Government or anyone else is not going to do it. That's the truth in my life, personal life, as well as the countries I've lived. जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आज की सर, मुझे डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उन्होंने कुछ भेजना था, वो जो जी मैं भेज दूंगा रूपसा जी, अभी प्रोग्राम चल रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं हम समाप्त करना चाहेंगे। आज के इस खास चर्चा में भाग लिए अमेरिका से डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जिन्होंने अपनी कीमती समय देकर हमारे इस चैनल में अपनी सहयोग दिया, अपनी विचार साझा की। रोशनी जी जो दिल्ली से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अपना कीमती समय देकर वायसा मानवता चैनल में अपनी विचार साझा की, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उड़ीसा से रूपसा कुमारी जो हमारी बिटिया है, वो एक भी सामाजिक सोच रखती हैं, उन्होंने भी महत्वपूर्ण विचार वायसा मानवता चैनल में जुड़ करके साझा की। सभी मेहमानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में फिर ज्वलंत मुद्दे को लेकर, कोई खास विषय को लेकर हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक आप वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। और इस चैनल के जो हमारे जो सीईओ हैं मेघराज जी, उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा स्पॉन्सर करके आज के इस कार्यक्रम को अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो विशेष सब्जेक्ट दिया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे देखने सुनने वालों से भी हम ये विनती करेंगे कि हमारे इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर कमेंट करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम आने वाले समय में कोई और विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हों। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।